हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। हमने कल स्टडी किया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और उसके हार्मोन्स के बारे में, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। अब है कि एडीएच के डिसऑर्डर के बारे में, अगर एडीएच कम या ज़्यादा हो जाए उसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है कि अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, हाइपोसिक्रीशन हो जाए, तो क्या कौन सी डिजीज़ हो जाती है? डायबिटीज़ इंसिपिडस, मतलब कि हाइपोसिक्रीशन, हाइपो फंक्शनिंग ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसमें क्या होगा? मेनली पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और हाइपोवोलेमिया, ये सिम्टम मेनली आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एडीएच का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना, ठीक है। अब एडीएच नहीं है तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो यूरिन के थ्रू सब कुछ पास आउट हो जाएगा, वाटर भी। तो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया। अब यूरिन ज़्यादा पास आउट हो तो किसी को भी थर्स्ट ज़्यादा लगेगी, तो मतलब पोलीडिप्सिया। बॉडी के अंदर वॉल्यूम वाटर की कम हो जाएगी, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा। ये मेनली से करेक्टराइज किया जाता है किसको? डायबिटीज़ इंसिपिडस को। उसके बाद है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस कितने तरह की होती है? एक होती है क्रेनियोजेनिक, न्यूरोजेनिक, जिसको हम सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई सेंट्रल कोज होता है, जैसे कि कोई ट्यूमर, ट्रोमा, इंजरी, कुछ भी हेड इंजरी हो जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए हाइपोथैलेमस में या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि वो हमारा कौन सा सेंट्रल पार्ट होता है मेन। तो क्रेनियोजेनिक मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, न्यूरोजेनिक, ठीक है। तो मतलब हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी अगर ट्रोमा हो जाए, इंजरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या दिक्कत होती है? क्रेनियोजेनिक, न्यूरोजेनिक और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस ये हो सकते हैं, ठीक है। ये ही मोस्ट कॉमन टाइप होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस होने का, ठीक है। उसके बाद है सेकंड टाइप क्या है कि नेफ्रोजेनिक। अब अगर किडनी में से की वजह से किडनी की वजह से कोई दिक्कत हो जाए, ये मोस्ट डेंजरस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट होती है और जो डीसीटी होती है, उसकी प्रिंसिपल सेल्स होती हैं, वहाँ पे एडीएच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन से? एक्वापोरिन V2 नाम के, ठीक है। क्या नाम के? एक्वापोरिन D2 नाम के। अब इन रिसेप्टर्स की इनसेंसिटिव, मतलब ये अपना काम करना बंद कर दे, सेंसिटिव कम हो जाए, तो जो है एडीएच उसके ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगा, तो एडीएच रिसेप्टर का भी कोई काम नहीं है, तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी किसको? वाटर को। तो मतलब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस ये किसकी वजह से हो सकती है हमारी नेफ्रोजेनिक? या तो लिथियम टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, लिथियम टॉक्सिसिटी होगी तो वो वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करने देगा। उसके बाद है जेनेटिक हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है तीसरी हमारी टाइप साइकोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। साइकोजेनिक डायबिटीज़ मतलब कोई साइकिक कोज है, जैसे कि हमारे जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि पेशेंट जो है एक्सेसिव इंटेक करने लग जाता है वाटर का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। तो मतलब साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस ज़्यादा वाटर इंटेक कर लेगा, वाटर का, तो क्या हो गया? उसको पोलीडिप्सिया हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा वाटर इंटेक किया तो ज़्यादा यूरिन भी पोलीयूरिया। तो ये सिम्टम डायबिटीज इंसिपिडस वाले आने लग जाते हैं, उसको हमने क्या बोला? साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। उसके बाद है गैस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। गैस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि हमारी जो प्लेसेंटा होती है वो क्या सीक्रेट करती है एक्सेसिव अमाउंट में? वैसोप्रेसिनेज नाम का एंजाइम रिलीज़ करती है, ठीक है, जो क्या करेगा? जो वैसोप्रेसिन होता है उसका ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब एडीएच का ब्रेक डाउन करता चला जाएगा, जिससे एडीएच अपना काम नहीं शो कर पाएगा। तो मतलब गैस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस जो गैस्टेशन के टाइम पे होती है। उसके बाद अदर टाइप है, जैसे कि सडन एक्यूट डायबिटीज इंसिपिडस जो सडन और एब्रप्ट होती है। उसके बाद है क्रोनिक जो हमारी स्लोली और प्रोग्रेसिव होती है। ये कुछ टाइप थे। मोस्ट कॉमन टाइप हमने पढ़ा कि क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है और मोस्ट डेंजरस हमारा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है। उसके बाद है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आएंगे अगर किसी को डायबिटीज इंसिपिडस हो जाए तो? सबसे पहले मैंने बताया था किसके द्वारा करेक्टराइज किया जाता है? ये पोलीयूरिया के द्वारा ये करेक्टराइज किया जाता है, ठीक है। पोलीयूरिया में क्या होता है? ज़्यादा यूरिन की वॉल्यूम आने लग जाती है। ये सबसे अर्लीस्ट सिम्टम होता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी में रीअब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है।
उसके बाद है अगर पोलीयूरिया तो फिर पोलीडिप्सिया भी होगा, क्योंकि फिर ज़्यादा प्यास लगेगी। फिर बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। ठीक है, अब हाइपोवोलेमिया का मेन साइन क्या होता है, वीक थ्रेडी पल्स होने हो जाएगी, बिल्कुल वीक पल्स हो जाएंगी। उसके बाद है डिहाइड्रेशन होगी, बॉडी के अंदर वेट लॉस होगा। अब डिहाइड्रेशन के बहुत सारे साइंस होते हैं, जैसे डिक्रीज स्किन टर्गर हो जाना, ठीक है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, ठीक है, फैटीग, लिथार्जी, वीकनेस, सनकनाइज, डिप्रेस्ड, फोंटनले, ये सारे सिम्टम किसके होते हैं, डिहाइड्रेशन के होते हैं। वेट लॉस हो जाएगा। और एक होता है कंसनट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया। कंसनट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट कम हो गई है तो सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, तो कंसनट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। हाँ, एक सिम्टम होता है मेन की ओस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, ओस्मोलैरिटी होती है कि कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, ब्लड की कंसंट्रेशन क्या होगी, बॉडी के अंदर ब्लड, अब वाटर कम हो गया बॉडी के अंदर तो अब वहाँ पे सारी कंसंट्रेटेड होगा अंदर, और लेकिन यूरिन में तो ज़्यादा वाटर पास आउट हो रहा है तो यूरिन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो हमारी ओस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। ये डाइल्यूटेड निकल रहा है यहाँ से और ये अंदर कंसंट्रेटेड हो रहा है। उसके बाद है एक हाइपरटोनिक एंसेफेलोपैथी। ठीक है, हाइपरटोनिक एंसेफेलोपैथी क्या होती है, जब हाइपरटोनिक फ्लूइड हमारे ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है तो उसकी वजह से सीजर और डेथ होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक एंसेफेलोपैथी। उसके बाद है इंक्रीज हिमेटोक्रिट वैल्यू, मतलब जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है हमारे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर पढ़ लिया हमने, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि क्या डिजीज़ क्या होती है। उसके बाद है डायग्नोज, इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे पहले तो मेन है कि हमारा हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे कि उसको ये दिक्कत हुई कैसे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें ब्लड एग्जामिनेशन कराएंगे। ब्लड एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, हार्मोन के लेवल को असेस करेंगे, एंटी डायरेटिक हार्मोन है सीरम में कितना प्रेजेंट है। उसके बाद हम ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे। उसके बाद यूरिन एनालिसिस, यूरिन की एनालिसिस, उसकी ओस्मोलैरिटी स्पेसिफिक है, क्योंकि अगर एडीएच की डेफिशिएंसी होगी तो ओस्मोलैरिटी यूरिन की कम हो जाएगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होगी। सीटी स्कैन, एमआरआई करवाएंगे और बायोप्सी भी चेक करेंगे अगर कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है इसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें एक मेन टेस्ट करवाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। ये किस लिए करवाया जाता है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है या फिर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। मतलब ये सेंट्रल मतलब हाइपोथैलेमस या पीपीजी की वजह से हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई या फिर हमारी किडनी में कोई दिक्कत हुई है, रिसेप्टर्स की, एडीएच रिसेप्टर्स में कोई दिक्कत हुई है। तो इसमें क्या करते हैं हम ना, वाटर का इंटेक रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं 6 से 8 घंटे के लिए। तब तक मतलब इतना होना चाहिए जब तक हमारी बॉडी का 5 से 8% तक वेट लॉस ना हो जाए, तब तक हम इसको वाटर फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डेस्मोप्रेसिन को एडमिनिस्टर करेंगे। अगर देखो, अगर हमने बाहर से वैसो एडीएच हार्मोन का एगोनिस्ट दे दिया है तो ये क्या काम करेगा, एडीएच की तरह काम करेगा। अब अगर हाइपोथैलेमस या पीपीजी की वजह से कुछ अफेक्ट हुआ है तो बाहर से दिया हुआ काम कर जाएगा, लेकिन अगर रिसेप्टर में अफेक्ट हुआ है तो रिसेप्टर तो ना तो एडीएच से बाइंड हो सकते हैं, ना ही कोई बाहर से आया हुआ है उससे बाइंड होंगे, उनका तो काम ही ख़त्म हो गया। तो और अगर उससे बाइंड होगा तो काम होगा ही नहीं जो हम करवाना चाहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। तो ये यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को चेक करेंगे। अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, मतलब कि यूरिन कंसनट्रेटेड हो गया, मतलब वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, तो मतलब सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। और अगर सेम है या फिर पहले जैसा ही है तो हमारा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है, उसके बाद है, ये तो था हमारा वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। इसके बाद है कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। अब डायबिटीज इंसिपिडस तो इतनी बड़ी बीमारी होगी, इसको मैनेज कैसे करेंगे। अब ये इसके टाइप जैसे अलग अलग है, इसी तरह इनकी मैनेजमेंट भी अलग अलग है। जैसे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस उसकी मैनेजमेंट अलग है, और साइकोजेनिक की अलग है, नेफ्रोजेनिक की अलग है। सबसे पहले हमारा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें क्या करेंगे हम, DDAVP, डी अमीनो 8 डी आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, ये दे देंगे। ये क्या है, आउटसाइड से हम जो एक्सोजीनस वैसोप्रेसिन मतलब एडीएच दे रहे हैं वो है ये,
क्योंकि इसमें हमारे एडीएच रिसेप्टर इफेक्ट नहीं होते, सेंटर में हमारा बनना कम हो जाता है, तो हम बाहर से दे सकते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी। जैसे इसके एग्जांपल डेस्मोप्रेसिन एसीटेट है, डेस्मोप्रेसिन टेनेट है, ठीक है। ये डायबिटीज इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। करेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की भी क्या होती है, डेस्मोप्रेसिन। और अगर क्रोनिक भी हो जाए तो भी हमारी डेस्मोप्रेसिन। लेकिन अगर एक्यूट डायबिटीज इंसिपिडस है तो इसके लिए हम क्या देंगे, कार्बामाजिपाइन। जो हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं ना, उनकी भी प्रॉपर्टी होती है किसकी तरह, एडीएच जैसी प्रॉपर्टी होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। उसके बाद है कि हमें अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अब नेफ्रोजेनिक क्या हो गया था, इसमें एडीएच के रिसेप्टर्स की इनसेंसिटिविटी हो गई थी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसी ड्रग देंगे जो इनसेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दे, किसकी, एडीएच रिसेप्टर्स की, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ड्रग, जैसे क्लोरप्रोपामाइड है, कार्बामाजिपाइन है, एंड थायजाइड डायरेटिक्स है, जिसमें क्या क्या आती है, हाइड्रोक्लोरथायजाइड, पॉलीथायजाइड, ठीक है। ये सारी ड्रग क्या करेंगे, सेंसिटिविटी जो होती है एडीएच रिसेप्टर्स की उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की, जैसे कि हमारी थायजाइड डायरेटिक्स, ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की, ठीक है। हमने दो की मैनेजमेंट पढ़ ली, करेनियोजेनिक और नेफ्रोजेनिक। अब तीसरी आती है हमारी साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं, मेनली थेरेपी है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन, पेशेंट को बिहेवियर ही ऐसा करवा देंगे कि ज़्यादा अपना पानी ना पिए, पॉलीडिप्सिया ना हो, तो पॉलीयूरिया भी अपने आप रिजोल्व हो जाएगा। तो साइकोजेनिक को ट्रीट करने के लिए हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी करवाएंगे। अब इस डिजीज के अंदर हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी, हमें मेनली यूरिन आउटपुट मेनली इफेक्ट है इसमें, तो हमें यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है, ठीक है। वेट पेशेंट का मॉनिटर करना है क्योंकि बॉडी वेट लॉस होता है इसके अंदर, ठीक है। वाइटल साइन मॉनिटर करके रखने हमने, जैसे पल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमने डिहाइड्रेशन के सारे साइंस को मॉनिटर करना, जैसे कि वीक पल्स होगी, स्किन टर्गर होगी, ठीक है, ड्राई म्यूकस माउथ मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ये संकन आइज होगी, ठीक है। और फ्लूइड इनटेक को हमने बढ़ाना है इसके अंदर, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। ये सारी हमारी मैनेजमेंट थी किसकी, डायबिटीज इंसिपिडस की, ठीक है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।